सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम देखने जा रहे हैं कन्वेयर बेल्ट के सिस्टम के एमसीक्यूज कि आखिर क्या क्या चीजें हैं, कहां कहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और कैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ गए सब लोग? फटाफट आओ यार, चलो शुरू करते हैं। विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इन कन्वेयर बेल्ट? कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में कौन से प्रकार का बेल्ट यूज होता है? तो एंडलेस बेल्ट, टेपर्ड बेल्ट, पीवीसी या फिर ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली आपसे यहाँ पर टाइप ऑफ बेल्ट पूछ रहा है, कौन से प्रकार का बेल्ट होता है। ठीक है, तो आपका पीवीसी जो है तो एक प्रकार की कोटिंग है, पीवीसी कोटेड होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की कोटिंग हो जाती है। टेपर्ड बेल्ट का इस्तेमाल किया नहीं जाता है, हम बेसिकली एंडलेस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए आपका एंडलेस यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच टाइप ऑफ पुली मोटर इज अटैच्ड इन कन्वेयर बेल्ट? किस प्रकार की पुली में मोटर अटैच रहता है कन्वेयर बेल्ट में? ड्रिवन पुली, ड्राइविंग पुली, रिटर्न पुली, स्नप पुली। तो मोटर किस प्रकार की पुली में मोटर मोटर अटैच्ड होता है? कौन सी पुली में मोटर अटैच्ड होता है? तो बेसिकली आपका ड्राइविंग पुली जो होता है, ठीक है, जो ड्राइव करता है उस पुली में आपका मोटर लगा होता है, उसको हम बेसिकली ड्राइविंग पुली बोलते हैं, या फिर ड्राइव पुली भी बोलते हैं, या फिर हेड पुली भी बोलते हैं, या फिर आपका मेन पुली भी बोलते हैं। तो ये बातों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ कन्वेयर बेल्ट सिस्टम? निम्न में से कौन सी चीज जो है तो कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में नहीं आती है? निम्न में से कौन सी चीजें जो है ऐसी हैं जो कि कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में नहीं है या नहीं आती हैं, कन्वेयर बेल्ट सिस्टम को नहीं बनाती हैं? आइडलर, चैनल, ड्रम, डिटैचिंग हुक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका क्या? डिटैचिंग हुक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is used to support the belt in conveyor belt system? हाँ, शाफ्ट वाला डिटैचिंग हुक। कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में निम्न में से कौन सी चीजें हैं जो कन्वेयर जो बेल्ट को सपोर्ट करती हैं? आइडलर, लूप, टेक अप अरेंजमेंट, ड्रम्स, चैनल्स। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? आइडलर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स टेंशन इन द बेल्ट कन्वेयर सिस्टम? बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में टेंशन कौन सी चीज प्रोवाइड कराती है? चैनल ना, चैनल तो सपोर्ट करता है। हाँ, दोबारा से कुछ चीजें जो अपन का पिछले में क्वेश्चन में रह गया था, वो कुछ क्वेश्चंस में डाउट थे, तो वो क्वेश्चंस आपका दोबारा से क्लियर कर रहा हूं मैं यहाँ पे। स्नप पुली, ड्रम्स या लूप टेकअप अरेंजमेंट। तो यहां पे अरे बेल्ट को सपोर्ट भी तो वही करता है, बेल्ट उसी के ऊपर तो रखा होता है, उसके और किस चीज के ऊपर रखा रहता है, इसलिए आइडलर है। ठीक है, एंगल तो देता ही है आइडलर। स्नब पुली क्या होता है? ये आपका बेसिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ाता है, इस प्रकार से यहाँ पे लगा होता है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है तो बढ़ा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में? सपोर्ट करने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सपोर्ट कौन सी चीज करता है?
मैंने बोला सपोर्ट द बेल्ट, बेल्ट को सपोर्ट करता है इन बेल्ट कन्वेयर, इन कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? बेल्ट को सपोर्ट करता है कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में, तो सिस्टम तो कन्वेयर बेल्ट का है ना, और सपोर्ट किसको करने को पूछ रहा हूं मैं? बेल्ट को। टू सपोर्ट द बेल्ट, टू सपोर्ट द बेल्ट। नहीं भाई, आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो, ध्यान से पढ़ो। देखो एक सेकेंड, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सपोर्ट द बेल्ट। सपोर्ट, बेल्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या यूज हो रहा है? कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइविंग हेड। ड्राइविंग हेड का पार्ट निम्न में से कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रिक मोटर, गियरिंग, टेकअप बेंड पुली, या फिर स्नप पुली। तो ड्राइविंग मोटर में देखिए, मोटर तो ड्राइविंग हेड में मोटर तो लगा रहता है, गियर भी लगा रहता है, गियर बॉक्स भी होता है उसका। स्नप पुली उसको जो है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ाता है। ठीक है, और टेकअप बेंड पुली क्या करता है? ये तो आपका टेंशन पुली में इस प्रकार से लगा रहता है, तो ये टेकअप बेंड पुली होते हैं। ठीक है, टेकअप बेंड पुली क्या करते हैं? ये टेकअप पुली, ध्यान से समझ लो एक बार, बिल्कुल। एक क्वेश्चन नंबर 5 फिर से करवा देता हूं, टेकअप पुली। ठीक है, टेकअप पुली ये हो गया, और ये दोनों 1 और 2 नंबर वाली जो पुली है ये कौन सी है? टेकअप बेंड पुली, टेकअप बेंड पुली। ठीक है, और इस प्रकार से आपका कन्वेयर बेल्ट रहता है। यहां पे एक पुली, यहां पे एक पुली, और तो ये आपका ड्राइव पुली हो गया। ठीक है, अब यहां पे एक पुली लगा होता है जिसको हम बोलते हैं स्नब पुली। स्नब पुली, आप लोगों को लेक्चर नहीं देखे हो ना, तभी यह नहीं बन रहा है। स्नब पुली ये यहां पे लगा होता है जो कि ड्राइविंग मोटर के एंगल ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाता है, और ये वाला टेकअप बेंड पुली यहां पे लगा होता है जो कि बेल्ट को इस प्रकार से बना देता है, इस शेप में ला देता है, ट्यूब के शेप में ला देता है, ताकि इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां पे बढ़ जाए। ये होता है बेसिक काम यहाँ पे। क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में? किसको डाउट है भाई? बेल्ट में आपका टेंशन, बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में टेंशन प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में? अरे तुम लोग कियो ना। बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में टेंशन प्रोवाइड कराने का, लूप होगा यहाँ पे, लूप टेकअप अरेंजमेंट, कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में टेंशन प्रोवाइड कराने का काम, अच्छा लूप हो गया तो हो गया, लूप है, कौन करता है? तो लूप टेकअप अरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ ड्राइविंग हेड विद द बेल्ट? ड्राइविंग हेड में बेल्ट के साथ कांटेक्ट बढ़ाने के लिए निम्न में से किस चीज का उपयोग किया जाता है? टेकअप बेंड पुली, इम्पैक्ट पिलर, इम्पैक्ट आइडलर, और स्नप पुली एंड टेकअप पुली। तो यहां पर स्नप पुली का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज टेंशनिंग इन द बेल्ट एंड इंक्रीज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन टेकअप पुली। बेल्ट में टेंशन बढ़ाने के लिए प्लस टेकअप पुली में एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इंपैक्ट आइडलर तो नहीं, स्नप पुली भी नहीं, वो तो ड्राइविंग हेड के पास होता है। टेकअप पुली उसी में तो हमें प्रोवाइड कराना है, तो टेकअप बेंड पुली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है? इम्पैक्ट आइडलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड एट, कहां पर इम्पैक्ट इम्पैक्ट आइडलर इस लगा इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है। गजब करते हो यार। बिलो और शूट के नीचे, ट्रांसफर पॉइंट के नीचे, फीडिंग पॉइंट के नीचे। ट्रांसफर पॉइंट मतलब जहां से कोयला लोड करके आप ट्रांसफर कर दोगे, और डिस्चार्ज पॉइंट पर। ठीक है, फीडिंग पॉइंट पर, ट्रांसफर पॉइंट पर, नीचे नहीं, फीडिंग पॉइंट पर, ट्रांसफर पॉइंट पर और डिस्चार्ज पॉइंट पर। तो डिस्चार्ज पॉइंट जो है तो वहां पर हम इंपैक्ट आइडलर लगाना कंपलसरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डैश प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा बेल्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट के एक्सटेंशन के लिए कौन सी चीज है जो एक्स्ट्रा बेल्ट प्रोवाइड कराती है? टेकअप पुली, स्नप पुली, इंपैक्ट आइडलर, ड्राइव शूट। तो यहां पर एक्स्ट्रा कौन प्रोवाइड कराता है? टेकअप पुली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ स्नप पुली। स्नप पुली का निम्न में से बेनिफिट क्या नहीं है? यह जो है तो बेल्ट के पुल फोर्स को डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस द पुल फोर्स ऑफ बेल्ट ऑन बेल्ट, डिक्रीजेस द टेंशन ऑन द ऑफ द बेल्ट, बेल्ट के टेंशन को घटाता है, ड्राइविंग पुली के एंगल ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाता है, हाई स्ट्रेंथ बेल्ट का ही इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर देता है। तो आप लो स्ट्रेंथ बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, डिस्चार्ज पॉइंट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहां पर हाई टेंशन हाई स्ट्रेंथ वाला यूज करना जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय आइडलर्स। आइडलर्स के द्वारा निम्न में से कौन सा बेनिफिट जो है तो नहीं प्रोवाइड किया जाता है? सबसे पहला तो शेप देता है। देखो, एक आइडलर अगर आप लगाते हो, एक आइडलर अगर आप लगाते हो इस प्रकार से होता है आपका आइडलर में बेल्ट। ठीक है, तो आइडलर क्या करता है? एक शेप देता है, दूसरा सपोर्ट कर रहा है नीचे से, तीसरा मोशन को के कारण, मतलब कि बेल्ट के मूवमेंट के कारण जो रेजिस्टेंस होता है, भाई बेल्ट बहुत तेजी से अगर मूव करेगा तो घिसेगा, लेकिन अगर नीचे आइडलर लगा दिया, आइडलर में क्या होता है? रोलर्स, तो रोलर का क्या करेगा? जो रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, उसको रिड्यूस करता है। तीसरा चौथा जो है तो बेल्ट को टाइट रखता है, तो नहीं, बेल्ट को टाइट रखने के लिए इसका इस्तेमाल हम आइडलर का नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से आपको डाउट हुआ था, ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको डाउट हुआ था, इसीलिए मैं दोबारा से क्लास ले रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड टू मैकेनिकल पावर। निम्न में से मैकेनिकल पावर से कौन सी चीज कनेक्टेड रहती है? ड्राइव पुली, रिटर्न पुली, टेल पुली, ड्रिवन पुली। तो रिटर्न, टेल और ड्राइव ड्रिवन, ये तीनों तो क्या है? सेम टाइप के, एक ही पुली के तीन नाम है। ठीक है, तो यहां पे मैकेनिकल पावर से कनेक्टेड क्या रहता है? ड्राइव पुली, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड टू शाफ्ट ऑफ रोटेटिंग मशीनरी। रोटेटिंग मशीनरी के शाफ्ट से कौन सा चीज कनेक्टेड रहता है? तो ड्राइव पुली, ड्रिवन पुली, हेड पुली, मेन पुली। तो ड्राइव पुली आपका, हेड पुली और मेन पुली, ये तो तीनों चीजें एक ही हैं, ये सब मोटर, ये तीनों मोटर से कनेक्टेड रहती है, लेकिन जो ड्रिवन पुली है यह बस शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
अब देखो इसी के नॉट वाले क्वेश्चन, वो ऑप्शंस में थोड़े गड़बड़ आ गया था, क्वेश्चन सही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड टू शाफ्ट ऑफ रोटेटिंग मशीनरी। रोटेटिंग मशीनरी के शाफ्ट में कौन सी चीज कनेक्टेड नहीं है? तो सिंपल सी बात है कि हेड, मेन और ड्राइव ये कनेक्टेड नहीं है। तो ये लो, सीधे ड्राइव पुली टिक मार दो कि नहीं कनेक्टेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रख लो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब इसमें देखिए, नॉट कनेक्टेड टू मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर से कनेक्टेड नहीं रहता। तो ड्रिवन, रिटर्न, टेल, तो यहां पे ड्रिवन बस दिया हुआ है तो ड्रिवन इज द राइट आंसर, ये कनेक्टेड नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है? इन दो चार क्वेश्चंस में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे बस मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज करेक्ट? चैनल, स्टूल, आइडलर, कन्वेयर बेल्ट। सबसे पहले चैनल लगा रहता है, स्टूल लगा रहता है, आइडलर, उसके बाद कन्वेयर बेल्ट। स्टूल, चैनल, आइडलर, कन्वेयर बेल्ट, स्टूल, आइडलर, चैनल, कन्वेयर बेल्ट, या फिर स्टूल, चैनल, कन्वेयर बेल्ट, आइडलर। तो सबसे पहले होता है स्टूल, उसके बाद होता है चैनल, उसके बाद होता है आइडलर, और उसके ऊपर रखा होता है कन्वेयर बेल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेयर बेल्ट इज नॉट मेड ऑफ। कन्वेयर बेल्ट किस चीज से बना नहीं होता है? वुवन कॉटन से तो बना होता है, रेयन से भी बना होता है, नाइलॉन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो टेरिकॉट बस एक बचा जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू कोट, लिख देता हूं यहां पे इसकी जगह पे। ठीक है, इसकी जगह पे मैं कोट लिख देता हूं तो आपको याद रहेगा, समझने में आसानी रहेगी। कवर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं पे कर देता है, इसलिए कवर का याद रखिएगा। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो फाइबर ऑप्टिक्स, रबर, प्लास्टिक, पीवीसी। तो देखिए पीवीसी कोटिंग होता है, पीवीसी कोटिंग कर सकते हैं, प्लास्टिक कोटिंग भी होता है, प्लास्टिक कोटिंग भी होता है, रबर कोटिंग भी होता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? ये तो अलग ही लेवल की चीज है यार, फाइबर ऑप्टिक्स। अरे घर में जो वायर आता है टेलीफोन का, ये तो वो वाली चीज हो गई फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, या देखे हो मेले में एक ऐसा लेजर लाइट वाला मिलता है जिसमें कि ढेर सारे ऐसे पतली पतली वो निकली रहती है, केबल निकली रहती है, और नीचे से यहाँ लाइट जलता है तो ये चमचमाने लगता है, फव्वारे टाइप। तो उस टाइप की चीजें हैं फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, नेटवर्क केबल वगैरह। स्ट्रेंथ ऑफ कन्वेयर बेल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए यहां पे नॉट का यूज ना करते हुए इंडिपेंडेंट, मैं यहां तो लिख देता इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट का स्ट्रेंथ इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्टली ये वर्ड यूज कर लेता। या तो मैं क्या यूज कर लूं, इंडिपेंडेंट वर्ड का यूज कर लूं। ठीक है, कि भाई इस पे डिपेंड नहीं करता, इसका भी मतलब सेम है। ठीक, तो ये याद रखना यार, बड़ी स्पेशल चीजें हैं। टाइप ऑफ फैब्रिक, नंबर ऑफ प्लाइज, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन एंड रीइंफोर्समेंट। तो किस प्रकार का फैब्रिक यूज किया है, कितने लेयर्स हैं भाई। कन्वेयर बेल्ट की मजबूती तो इन्हीं चीजों पे डिपेंड करेगी ना, कैसा फैब्रिक मतलब कौन मटेरियल यूज किए हो, कितने लेयर्स हैं उस मटेरियल में। ठीक है, रीइंफोर्समेंट मतलब कि आपने बैकअप के लिए क्या क्या चीजें उसमें लगाई हैं, जैसे कुछ कुछ में वायर्स लगा देते हैं मजबूती के लिए। ठीक है, तो
लेकिन आप कहां इंस्टॉल कर रहे हो तो उसका कन्वेयर बेल्ट की मजबूती से क्या लेना देना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच लेयर ऑफ कन्वेयर बेल्ट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू मॉइस्चर। कन्वेयर बेल्ट का ऐसा कौन सा लेयर है जो कि क्या होता है, मॉइस्चर कारण अफेक्टेड होता है। कॉटन कार्कास, स्किम, टॉप लेयर पीवीसी, बॉटम लेयर पीवीसी। तो देखिए स्किम बेसिकली किस चीज का होता है, ये रबड़ का होता है, और ये तो आपका मॉइस्चर रेजिस्टेंट बना देता है। बचा कॉटन, और कॉटन है कपड़ा, और वो तो देखो उस पर नमी का असर होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इंक्रीज द बॉन्डिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ प्लाइज ऑफ कन्वेयर बेल्ट। अब ध्यान से समझना, ये है क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चंस थे जिनमें कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना था आपको। फिर से एक बार पढ़ के देखो तब आंसर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इंक्रीज द बॉन्डिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ प्लाइज ऑफ कन्वेयर बेल्ट। निम्न में से कौन सी ऐसी लेयर है जो कि दो लेयर्स के बीच में, कन्वेयर बेल्ट के दो लेयर्स के बीच में बॉन्डिंग को मजबूत करता है। ठीक है, जो उनके बीच का जोड़ है उसको मजबूत करेगा। तो स्किम कोटिंग, आपका कॉटन कार्कास नहीं, ये तो एक प्रकार की लेयर है, ये ऐसा काम नहीं करता। पीवीसी कोटिंग, ये तो टॉप पे होता है। रबर, ये किसी भी प्रकार का लेयर नहीं है। ठीक है, रबर की लेयर होती है लेकिन रबर एक लेयर नहीं है। लेयर क्या है, स्किम कोटिंग, ये एक लेयर है। ठीक है, अब देखना यहां पे क्वेश्चन में बदलाव। ये इसको मैंने जो स्किप कर दिया था ना उस समय कि सेम है, सेम नहीं था यार, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इंक्रीज द बॉन्डिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ प्लाइज ऑफ कन्वेयर बेल्ट। अब ये बताइए कि निम्न में से कौन सा मटेरियल जो है तो प्लाइज के कन्वेयर बेल्ट के लेयर्स के बीच में बॉन्डिंग बढ़ाता है। कौन सा मटेरियल, वेरी गुड, स्किम कोटिंग, कॉटन कार्कास, पीवीसी कोटिंग और रबर। अब देखो पीवीसी होता है टॉप एंड बॉटम में, बेल्ट के टॉप एंड बॉटम में होता है। रबर एक मटेरियल है। ठीक है, रबर एक मटेरियल है, और जो लेयर है उस जिस लेयर की मतलब कि बीच में देखो पूरा कन्वेयर बेल्ट होता है रबर का, बीच बीच में आपका क्या होता है, कॉटन की लेयर्स होती हैं, बीच बीच में कॉटन की लेयर्स होती हैं, बाकी रबर लगा रहता है। ठीक है, अब जो टॉप लेयर है और जो बॉटम लेयर है, वो टॉप लेयर बोल देते हो इसको, और इसको बॉटम बोल दोगे। ठीक है, रबड़ को। लेकिन जो बीच की रबड़ है, ये जो बीच की रबड़ है इसको बोलते हैं स्किम, इस लेयर को स्किम बोलते हैं। लेकिन मटेरियल क्या है तो रबड़ ही। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि मैंने मटेरियल पूछा है क्वेश्चन में, ना कि लेयर का नाम। ये दो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे और इसके कारण मुझे पूरा लेक्चर रिपीट करना पड़ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द प्रॉपर्टीज टू गिव स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू लॉन्गिट्यूडनल टीयरिंग। निम्न में से किसके अंदर यह प्रॉपर्टीज है ताकि कन्वेयर बेल्ट को स्ट्रॉन्ग मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल ट्रेनिंग से क्या दे, टीयरिंग से क्या दे, रेजिस्टेंस दे। ठीक है, कॉटन कार्कास, नायलॉन, फास्टनर्स, पीवीसी। तो यहां पर नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है, नायलॉन का मटेरियल यूज किया जाता है जो कि चीर फाड़ होने से बचाता है कन्वेयर बेल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? प्लाईविनाइल क्लोरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोरीन, नन ऑफ दीज अबव, नन ऑफ दी अबव, जो भी हो। तो यहां पर पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द राइट आंसर। विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू पीवीसी? स्टेटमेंट कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पीवीसी से रिलेटेड नहीं है? पीवीसी फायर प्रूफ होता है, अंडरग्राउंड कोल माइंस में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, रेगुलेशन बोलता है। यह फ्रिक्शन को बढ़ाता है और स्टीप ग्रेडियंट्स में यूज किया जाता है। यह ग्रीस और ऑयल के प्रति रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसका इनका इसके ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है।
तो बेसिकली पीवीसी क्या होता है, पीवीसी जो है तो कन्वेयर बेल्ट को चिकना बना देता है। कन्वेयर बेल्ट जब चिकना हो जाता है तो इसको ज्यादा ढलान वाली जगह पे यूज नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा का पूरा मटेरियल नीचे लुढ़कते हुए चला आएगा। ठीक है, तो बेसिकली चिकना बन गया तो फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन डिक्रीज होता है पहली चीज, और दूसरा स्टीप ग्रेडियंट्स में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ कन्वेयर बेल्ट इन केस ऑफ पीवीसी कोटिंग? पीवीसी कोटिंग के केस में आपका कन्वेयर बेल्ट का मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होता है? 16, 17, 20, 30। तो मैक्सिमम ज्यादा नहीं रख सकते, तो 16 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ कन्वेयर बेल्ट विदाउट ब्रेक इन केस ऑफ रबर कोटिंग? रबर कोटिंग के केस में अगर आप बिना ब्रेक के कन्वेयर बेल्ट चला रहे हो तो मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना रख सकते हो? 1 in 5, 1 in 3, 1 in 7, 1 in 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बिना ब्रेक के 1 in 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ कन्वेयर बेल्ट विथ ब्रेक इन केस ऑफ रबर कोटिंग? विथ ब्रेक रबर कोटिंग के केस में आपका कन्वेयर बेल्ट का मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होगा? 1 in 5, 1 in 3, 1 in 7, 1 in 10। तो करेक्ट आंसर हो जाता है 1 in 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू ज्वाइन द बेल्ट? दो बेल्ट को ज्वाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता? हिंज्ड प्लेट जॉइंट्स, वायर हुक जॉइंट्स, हिंज्ड वायर जॉइंट्स, मेटल फास्टनर्स। तो मैंने तीन ही टाइप के आपको बताए हैं। ठीक है, इस प्रकार का नहीं यूज होता है कोई भी। तो तीन ही प्रकार के होते हैं, हिंज्ड प्लेट जॉइंट्स, वायर हुक जॉइंट्स और मेटल फास्टनर्स। ठीक है, अभी आपका ये जो मेटल फास्टनर्स है ये कहां यूज होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग द पीवीसी बेल्ट? निम्न में से कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाता है पीवीसी बेल्ट को जोड़ने के लिए? हिंज्ड प्लेट जॉइंट्स, वायर हुक जॉइंट्स, हिंज्ड वायर जॉइंट्स, मेटल फास्टनर्स। ठीक है, तो इसमें मेटल फास्टनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेल्ट विड्थ ऑफ फेस कन्वेयर इन अंडरग्राउंड कोल माइंस? अंडरग्राउंड कोल माइंस में फेस कन्वेयर की बेल्ट की विड्थ कितनी है होनी चाहिए? 0.6 मीटर, 0.2 मीटर, 0.6 मीटर, 0.5 मीटर, 1.2 मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाता है 0.6 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द बेल्ट विड्थ ऑफ ट्रंक कन्वेयर इन अंडरग्राउंड कोल माइंस? अंडरग्राउंड कोल माइंस में ट्रंक कन्वेयर का विड्थ कितना होता है, बेल्ट विड्थ कितना होता है? 1 मीटर, 0.6 मीटर, 0.5 मीटर या फिर 1.2 मीटर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द बेल्ट विड्थ ऑफ सरफेस इंस्टॉलेशंस? सरफेस इंस्टॉलेशंस का बेल्ट विड्थ कितना होता है? 0.2, 0.6, 0.5, 1.2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मैक्सिमम बेल्ट विड्थ? 1 मीटर, 0.6 मीटर, 0.5 मीटर एंड 1.2 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द मैक्सिमम लंप साइज कैरीड बाय बेल्ट कन्वेयर? बेल्ट कन्वेयर के द्वारा मैक्सिमम जो लंप साइज है कितना कैरी किया जा सकता है? 1/2 the width of belt, 1/1/3 of the width of belt, 1/4 of the width of belt equal to the width of belt। तो बेल्ट की विड्थ का हाफ होना चाहिए, तो हाफ मतलब 1/2। ठीक है, मैक्सिमम साइज। If the speed of conveyor belt is 60 meter per second and belt width is 1.5 meter and bulk density of material is 2 ton per cubic meter, calculate the carrying capacity of belt। बेल्ट की कैरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करिए। 25.54 टन, 24.54 टन, 26.54 टन, 23.54 टन पर सेकेंड। ठीक है, सभी पर सेकेंड। तो इस केस में आपका कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? तो देखिए, आपको यहां पर कन्वेयर बेल्ट की स्पीड दी हुई है।
फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू वी, ठीक है। अब ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया हो गया। बी क्या है आपका बल्क डेंसिटी, ठीक है। और वी क्या है स्पीड ऑफ कन्वेयर बेल्ट, ठीक। अब यहाँ पे आपको एरिया नहीं दिया हुआ है, आपको बल्क डेंसिटी दिया हुआ है 2 टन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। स्पीड दिया हुआ है आपको 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपका ये कितना दिया हुआ है, एरिया, एरिया नहीं दिया है, बेल्ट की विड्थ दी है उसकी जगह। तो आप बेल्ट की विड्थ डिवाइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 यहाँ पे एरिया पता करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बेल्ट की विड्थ कितनी है डब्ल्यू, तो अब फॉर्मूले में सब कुछ पुट करिए। तो 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 इंटू 2 इंटू 60, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है कैलकुलेट करिए, 1.5 इंटू 1.5 2.25 कितना है, 2.25 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 2 इंटू 60, ठीक है, इंटू 2 इंटू 60, 270 डिवाइडेड बाय 11, तो 24.54। हाँ मेरे लिए कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार इसमें फिर से नहीं इंक्लूड किया, चलो कोई नहीं। कैलकुलेट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.2 मीटर पर स्क्वायर, 1.2 मीटर स्क्वायर, बेल्ट विड्थ इज 1.2 मीटर एंड बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 4 टन पर क्यूबिक मीटर। तो अब यहाँ पे आपका स्पीड लिख लीजिए, स्पीड लिखना भूल गया मेरे को फिर से, चलो इस बार 30, हाँ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो होमवर्क दे दूं, अरे नहीं हो गया यार। अभी क्या है, पिछले लेक्चर में कुछ लोग नहीं आए, वो लोग अभी आए हैं। हो गया, 2 मिनट का काम है ये, देखो भाई एरिया ऑफ क्रॉस
हाँ चलो आ गया। मुझे लगा फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी यार। चलो ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट करा ही देता हूँ। जो चले गए तो जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। सॉरी यार, सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ गया था, कनेक्ट नहीं हो रहा था। चलिए फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। जिनका नहीं क्लियर है वो लोग देख सकते हैं, जिनका जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा था उनको जरूरत नहीं है रुकने की, ठीक है। तो कैलकुलेट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.2 मीटर स्क्वायर एंड बेल्ट विड्थ इज 1.2 मीटर एंड बल्क डेंसिटी इज ऑफ मटेरियल इज 4 टन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपका मैं थोड़ा स्पीड, आप कितना ले लीजिए इस क्वेश्चन में, 30 मीटर पर सेकेंड आप यहाँ पे स्पीड ले लीजिए। अब देखिए हमें फॉर्मूले में दिया हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू बेल्ट विड्थ इनटू आपका स्पीड ऑफ कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो यहां पर अब बेल्ट विड्थ अगर आपको दिया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में, आपका एरिया से काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है, 1.2 इंटू 4 बल्क डेंसिटी इंटू आपका जो स्पीड है कन्वेयर बेल्ट की, ठीक है। विड्थ को आप नहीं मानेंगे, ये मतलब निग्लेजिबल है, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×3=12, 1.2 इंटू 12, 120, 12 12 गुणे 12, 144 टन पर सेकेंड, ठीक है। तो 144 टन पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वी शुड केयर द बेल्ट फ्रॉम, बेल्ट को हमें किस चीज से बचाना चाहिए, सनलाइट से बचाना चाहिए, गर्म पाइप्स या हीट वाली जगह से बचाना चाहिए, दूर रखना चाहिए, ज्यादा बेंडिंग्स नहीं होनी चाहिए आपके बेल्ट में, और या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन टू आइडलर्स, दो आइडलर्स के बीच का इंटरवल कितना होता है। स्पीड मैं क्वेश्चन में डालना भूल गया था ओम प्रकाश, तो वो स्पीड मैंने खुद से आपको दे दिया है, ठीक है। स्पिलेज को अवॉइड करने के लिए हमें आइडलर्स हमेशा अपने सीधे रखने चाहिए, ठीक है। उसका सेंटर मेंटेन करके रखना चाहिए। ये आपका लेक्चर जो है तो कन्वेयर बेल्ट का, उस लेक्चर को देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आपका अपनी लोकेशन से क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है कन्वेयर बेल्ट। तो उसको हमें सीधा रखने के लिए हमें कैसा क्या करना चाहिए, कैसा अरेंजमेंट करना चाहिए, तो इस बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार लेक्चर देखिए, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। हाँ, तो दो आइडलर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 1.5 मीटर टू 3 मीटर, 1.5 मीटर टू 2 मीटर, 2 मीटर टू 3 मीटर, 5 मीटर टू 10 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दो बेल्ट कन्वेयर्स के बीच की सॉरी दो आइडलर्स के बीच की दूरी कितनी होती है, लगभग लगभग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1.5 मीटर टू 2 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इंक्लिनेशन ऑफ आइडलर्स शैल बी बिटवीन, आइडलर्स का इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए, 20 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 50 डिग्री, 50 डिग्री से 70 डिग्री, 70 डिग्री से 90 डिग्री। आइडलर्स का इंक्लिनेशन 20 डिग्री से 30 डिग्री के आस बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इंक्लिनेशन ऑफ कॉटन कारकास बेल्ट शैल नॉट बी मोर देन, कॉटन कारकास बेल्ट का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका इंक्लिनेशन कभी भी इतने डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितने डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 30 डिग्री से अधिक कभी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। द एंगल ऑफ मटीरियल विथ द हॉरिजॉन्टल, मतलब आपका कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में, ये हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है,
अब ये एंगल दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक तो मटेरियल या तो ऐसा रखा होगा त्रिकोण शेप में, ठीक है, कोन शेप में, या तो आपका मटेरियल कैसा रखा होगा कन्वेयर बेल्ट में, कन्वेयर बेल्ट में मटेरियल ऐसा रखा होता है, तो ये हो जाता है आपका एंगल, एक एंगल ऐसा बनता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अब आपका अगर कन्वेयर बेल्ट रुका हुआ है, ठीक है, दो कंडीशन है, या तो कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट आपका मोशन में होगा, या तो कन्वेयर बेल्ट आपका स्टेशनरी होगा, रुका हुआ, ठीक है, स्टेशनरी होगा। अगर आपका कन्वेयर बेल्ट मोशन में है तो उस केस में आप एंगल ऑफ सरचार्ज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज मोशन में रहती है, मूव करती है, तो उसमें कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन आप यहां पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, मान लीजिए कहीं डंप में है, या फिर कन्वेयर बेल्ट भी अगर आपका रुका हुआ है, तो उस केस में आप देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जो कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बताता है। तो यहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, आपका कन्वेयर बेल्ट कैसा है, मोशन में है, ठीक है, मटेरियल आपका मोशन में है, तो उस केस में क्या कैलकुलेट करेंगे, एंगल ऑफ सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर मटेरियल आपका स्टेशनरी है तो कौन सा एंगल कैलकुलेट करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ सरचार्ज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रेस्पॉन्स है, एंगल ऑफ फेलियर है, तो एंगल ऑफ रिपोज हम कैलकुलेट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन 45 नंबर, एंगल ऑफ सरचार्ज इज डायरेक्ट मेजर ऑफ, एंगल ऑफ सरचार्ज क्या मेजर करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, पोटेंशियल फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, एंगुलर फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ सरचार्ज मतलब कि मोशन, मोशन मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। बिल्कुल प्रदीप, मोशन के केस में सरचार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, एंगल ऑफ रिपोज इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ, एंगल ऑफ रिपोज क्या मेजर करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, पोटेंशियल फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, एंगुलर फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या मेजर करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को मेजर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइडलर्स आर फिल्ड विथ डैश फॉर लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम के लिए आइडलर्स में किस चीज की कौन सी चीज भरी जाती है, ग्रीस, ऑयल, वाटर, एनी ऑफ द अबव। और उसका खत्म होने के बाद आइडलर को फेंक दिया जाता है, तो आइडलर में क्या भरा होता है, ग्रीस भरा होता है, ताकि आपको डेली डेली ग्रीसिंग ना करना पड़े, और जिनमें नहीं होता उनको हर 24 घंटे में ग्रीसिंग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द डायरेक्शन ऑफ एक्सल्स ऑफ द आइडलर्स, द डिलीवरी एंड ड्रम एंड द टेल एंड ड्रम शुड बी डैश टू द डायरेक्शन ऑफ द बेल्ट ट्रेवल। देखिए, आपका बोल रहा है कि जो आइडलर आपने लगाया है, जो आइडलर आपने लगाया है, ठीक है, इस आइडलर का डायरेक्शन एक्सल, एक्सल मतलब ये वाला आइडलर को पकड़िए तो इसका ये एक्सल है, ये बीच में जिसके ऊपर आइडलर रोलर आपका घूमता है, ये एक्सल हो गया। ये आपने ड्रम लगाया है, टेल एंड ड्रम लगाओ, चाहे आप कोई सा भी ड्रम लगाओ, ठीक है, चाहे ड्राइव एंड ड्रम लगाओ, मेन ड्रम लगाओ, डिलीवरी ड्रम भी बोलते हैं। तो ये जो ड्रम्स हो गए, है ना, जो ड्रम हो गया, ड्रम का भी ये एक्सल है। अब बेल्ट कैसे लगा रहता है इनके ऊपर, इसके ऊपर भी बेल्ट ऐसा होगा और बेल्ट ऐसे मूव करता है, इसके ऊपर भी बेल्ट ऐसा ही होगा और ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो बेल्ट जो मूव कर रहा है, तो बेल्ट के मूवमेंट का डायरेक्शन और इनके एक्सल के बीच का एंगल, इनके एक्सल के डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, एट राइट एंगल, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे होना चाहिए, या फिर इनमें से सभी। तो तीनों चीज तो एक ही है यार, तो ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर, डी, इन तीनों में से कुछ भी हो, ठीक है, एक ही तो है, सभी 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस कंट्रोल? निम्न में से सीक्वेंस कंट्रोल का अरेंजमेंट क्या नहीं है? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल, पावर सीक्वेंस कंट्रोल, मैकेनिकल सीक्वेंस कंट्रोल, पायलट सीक्वेंस कंट्रोल। तो मैकेनिकल सीक्वेंस कंट्रोल एक प्रकार का सीक्वेंस कंट्रोल नहीं है, सीक्वेंस कंट्रोल का अरेंजमेंट नहीं है। सीक्वेंस कंट्रोल बेसिकली होता है कि मान लीजिए आपके पास दो कन्वेयर बेल्ट है इस प्रकार से, ठीक है। अब कन्वेयर बेल्ट ए है, कन्वेयर बेल्ट बी है, तो ए वाला क्या कर रहा है, इसके ऊपर लाके मटेरियल फेंक रहा है। लेकिन अगर मान लो बी वाला अगर बंद हो गया और ए वाला लगातार मटेरियल फेंकते जा रहा, तो स्पिलेज होगा, बेल्ट भी डैमेज होगा, हीट भी होगा, सब कुछ होगा, सारी दिक्कतें आएंगी। तो जब बी वाला बंद हो तब ए वाला ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो ऐसा हम सीक्वेंस बताते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, सीक्वेंस कंट्रोल। अब ये अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं इसके, ठीक है। तो इनमें से आपका 3 अरेंजमेंट होता है, ऑटोमेटिक, पावर और पायलट। मैकेनिकल टाइप का कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Which safety device is used to prevent the backward movement of conveyor belt in case of power cut? अगर मान लीजिए आपका पावर कट ऑफ हो गया, कन्वेयर बेल्ट घूम रहा है, तो जैसे ही पावर कट होगा तो कन्वेयर बेल्ट लोड के कारण, इस पे लोड जो पड़ा हुआ है, इसके कारण कन्वेयर बेल्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसके लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, कौन सा सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं? होल्ड बैक बेल्ट स्वे स्विच, पुल कोड स्विच, जीरो स्पीड स्विच। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? होल्ड बैक्स लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ताकि उल्टा ना घूमे कन्वेयर बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज्ड टू प्रिवेंट डेविएशन ऑफ कन्वेयर बेल्ट? अब मान लीजिए ये कन्वेयर बेल्ट है, अब ये अपने रास्ते से भटक के, कन्वेयर बेल्ट कुछ इस प्रकार से चला गया, ठीक है, रास्ते से भटक रहा है, कन्वेयर बेल्ट रोलर को छोड़ के बाहर जा रहा है, कन्वेयर के सिस्टम के बाहर जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर कौन सा सेफ्टी डिवाइस लगाऊंगा? होल्ड बैक बेल्ट स्वे स्विच, पुल कोड स्विच, जीरो स्पीड स्विच। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, आपका ये हो जाता है BSS, वेरी गुड, PCS, और ये हो गया ZSS, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? बेल्ट स्वे स्विच लगाऊंगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज्ड टू स्टॉप द कन्वेयर बेल्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी? इमरजेंसी केस में कन्वेयर बेल्ट को रोकने के लिए कौन सा सेफ्टी डिवाइस यूज होता है? होल्ड बैक, बेल्ट स्वे स्विच, पुल कोड स्विच, जीरो स्पीड स्विच। तो बेल्ट स्वे स्विच का इस्तेमाल ना करते हुए हम यहाँ पर इमरजेंसी केस में पुल कोड स्विच का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरे कन्वेयर बेल्ट को एक झटके में रोक देता है। अब इन सभी के बारे में मैंने लेक्चर्स में डिस्कस किया, आप वहां जाके एक बार वीडियो देख लेंगे, समझ जाएंगे अगर नहीं पता तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज्ड टू गिव वार्निंग इफ कन्वेयर बेल्ट इज लूज? अगर आपका कन्वेयर बेल्ट लूज है तो वार्निंग देने के लिए कौन सा सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं? होल्ड बैक, बेल्ट स्वे स्विच, पुल कोड स्विच और जीरो स्पीड स्विच, ठीक है। तो अगर आपका बेल्ट कन्वेयर लूज होता है तो उस केस में जीरो स्पीड स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज यूज्ड टू कनेक्ट द पैन्स ऑफ AFC? आर्मर्ड फेस कन्वेयर्स के पैन्स को कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? डॉग बोन, नट एंड बोल्ट, स्क्रू, ऑल ऑफ द अबव। डॉग बोन कनेक्टर, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डॉग बोन कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच कन्वेयर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज पाइथन कन्वेयर? कौन सा कन्वेयर सिस्टम पाइथन कन्वेयर के नाम से भी जाना जाता है? केबल कन्वेयर, डिस्क कन्वेयर, आर्मर्ड फेस कन्वेयर, स्क्रैपर चेन कन्वेयर। तो पाइथन के नाम से आपका आर्मर्ड फेस कन्वेयर जो है तो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, इन विच कन्वेयर सिस्टम रोप इज यूज? कौन से कन्वेयर सिस्टम में रोप का इस्तेमाल किया जाता है? केबल कन्वेयर, डिस्क कन्वेयर, AFC, स्क्रैपर चेन कन्वेयर। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? केबल कन्वेयर में जो है तो रोप का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये थे
हमारे टॉप के क्वेश्चंस, टोटल 56 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और ये आपके सारे टॉपिक्स को क्लियर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह के अधिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे माइनिंग ज्ञान से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।